नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। खराब लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से भारत में हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोविड के बाद तो दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में ही हार्ट अटैक के मामलों में 12% से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस वक्त हार्ट डिजीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही हैं। यह आंकड़ा करीब 40% है। इसमें से करीब 50% मृत्यु दर होने के कारण इसे पहले ही डायग्नोज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरत है और ज्यादा जागरूक होने की, ताकि लोगों को हार्ट डिजीज के बारे में समय रहते पता चल सके। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर किसले श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल, डॉक्टर मोहसिन बिलाल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट उज्जैन, डॉक्टर पारितोष राजपूत, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कोकिलाबेन, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, इंदौर। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। डॉक्टर किसले श्रीवास्तव, आज इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाली मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज कौन सी है और उनके प्राइमरी कॉजेज क्या हैं? जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हर दिन हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है कि यंग लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। जो हमें आगे एडवांस एज में देखने को मिलता था, 60 साल 50 साल या उसके ऊपर में देखने को मिलता था, वो हम लोगों को आज 20 साल की उम्र में या और यंगर पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे हम लोग वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल बन रहे हैं, ब्लड प्रेशर के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे यहाँ कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज बढ़ रहे हैं, इनडायरेक्टली ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे सब हार्ट डिजीज के लिए। और अनफॉर्चुनेटली सो दैट्स व्हाट वी आर फेसिंग। इट्स अ क्राइसिस एंड इट्स एन इमरजेंसी दैट वी हैव टू डील विद। कि जितना संभव हो सके हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोग इस चीज को टाइड ओवर करें और हम लोग हेल्दी प्रैक्टिसेस अपनाएं, रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें जो हमारी यंगर पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकें, हार्ट डिजीज की सिचुएशन को। मोहसिन बिलाल, क्या आप हार्ट डिजीज में फैमिली हिस्ट्री के रोल और इंडियन फैमिलीज में इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में बता सकते हैं? जिन फैमिलीज में ये चलते हैं, खासकर कोलेस्ट्रॉल संबंधित कुछ जीन्स हैं कि उनकी वजह से 20-20 साल की उम्र में आमतौर पर उस फैमिलीज में डेथ होती है या सडन कार्डियक डेथ होती है या हार्ट अटैक होते हैं। तो ऐसे काफी सारे जीन्स हैं। तो इसीलिए खासतौर पे इंडियन फैमिलीज में ये काफी रैम्पेंट हैं, बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। तो खासकर जिन फैमिलीज में अनएक्सपेक्टेड अनएक्सप्लेन्ड बिना कारण की जो सडन हार्ट अटैक हो रहे हैं या सडन कार्डियक डेथ हो रही है, तो उनको उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि उनको जीनोटाइपिक टेस्टिंग भी करानी चाहिए कि भाई हम ऐसा कौन सा, ताकि टाइमली उसको रोका जा सके। और इंडियन सिनेरियो में ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग रेसेस हैं, उसमें खासकर इंडियन जीनोटाइप जो है वो काफी हाई रिस्क माना जाता है, क्योंकि हम हमारी फिजिक हमारा जो बनावट है शरीर की, वो दूसरी रेसेस खासकर जो ब्लैक लोग हैं या कोकेशियंस हैं उनसे अलग है। तो सेम बॉडी वेट पे, सेम मोटापे पे, सेम डायबिटीज और सेम बीपी की दिक्कत अगर किसी को 4 लोगों को रखें तो सबसे ज्यादा रिस्क एक इंडियन आदमी को रहेगा इन चारों में। डॉक्टर पारितोष, हमारी डाइट हार्ट हेल्थ पर कितना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालती है और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम करने के लिए आप क्या डाइट रिकमेंड करेंगे? डाइट का एक्चुअली काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन शेपिंग आवर लाइफ, इन शेपिंग आवर लाइफस्टाइल एंड इन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज। आज से कई साल पहले जब हमारे यहाँ प्रोसेस्ड फूड्स मतलब वेस्टर्नाइजेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ था, तो हार्ट डिजीजेस भी काफी कम थी। बट एज वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि शायद हमारा जेनेटिक रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है, जो चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स है, उसकी वजह से हार्ट की जो बीमारियां हैं वो हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। सो एंड द डाइट आल्सो शेप्स अस अ लॉट। सो डाइट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है हार्ट के ऊपर। सो इन नटशेल हम कुछ डाइटरी हैबिट्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, हम हमारे रिस्क को कम कर सकते हैं, और हमारी अगर एग्जिस्टिंग हार्ट डिसीज है तो हम उसको फिर से ना बढ़े या नई बीमारी ना पैदा हो, उसको कम कर सकते हैं। The first and the foremost thing is that adopting the Indian way of eating habits. We see a lot of patients coming from the urban and the rural population.
इनका हैवी मील्स होते हैं इन द मॉर्निंग विच इज देयर ब्रेकफास्ट और विच इज देयर फर्स्ट मील इन द मॉर्निंग। फिर इनका जो आफ्टरनून मील होता है वो थोड़ा लाइट होता है, एंड उनका जो इवनिंग मील होता है वो यूजुअली सनसेट के अराउंड ही होता है, एंड आफ्टर सनसेट दे हार्डली ईट एनीथिंग and they go to bed early. So that is one of the things, that having a heavy breakfast and less heavy lunch and the light dinner, ये एक चीज हो सकती है। उसके अलावा इन द अर्बन सिनेरियो हम क्या कर सकते हैं? वन इज दैट लिमिटिंग द फ्राइड फास्ट फूड्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स, इनका सेवन हम कम कर सकते हैं। एक हम सैचुरेटेड फैट्स को कम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो क्लैरिफाइड बटर या नॉर्मल बटर जो हम यूज करते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। Second thing is that increasing the amount of plant-based foods in our diet, be it vegetables, be it any kind of fruits, or be it whole grain cereals, and eating at least green leafy vegetable once a day, at least eating one portion of fresh fruits in a day. And what I would recommend is eating a whole food instead of cutting the fruit, because cutting the fruit decreases the antioxidative nature of the fruits. फिर एक रिफाइंड शुगर जो व्हाइट शुगर है उसको हम कम कर दें। फिर हम जो टेबल सॉल्ट है उसका सेवन हम कम करें, बिकॉज इंक्रीजिंग द सॉल्ट इनटेक उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन अनप्रोसेस्ड रेड मीट जो होता है, बीफ हो गया, पोर्क हो गया, ये सब अपने हार्ट डिसीज के रिस्क को भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है। फिर दाल का सेवन रेगुलरली करते रहना चाहिए, एंड ईटिंग एनी काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सो दीज आर सम ऑफ द डाइटरी रिकमेंडेशंस जो हम यूज कर सकते हैं to decrease the risk of heart diseases in the current population and future also. डॉक्टर किसले, आज की फैक्ट बेस्ड वर्ल्ड में कैसे मॉडर्न लिविंग का प्रेशर हमारे दिल पर इम्पैक्ट डालता है, खास करके स्ट्रेस रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस से? जैसा कि मैं ये कह रहा था कि हमारे जो स्ट्रेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे जो बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, जैसे हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, सीआरपी वगैरह, ये इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब हम मेंटल स्ट्रेस लेते हैं वो फिजिकली हम लोगों को मैनिफेस्ट करता है। कई बार लोग होते हैं जब एंग्शियस होते हैं वो बोलते हैं हमारी धड़कन तेज हो रही है, दैट इज मैनिफेस्टिंग फिजिकली। तो ये हम लोगों का ह्यूमन नेचर होता है कि वी आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रेस, हमारा सिंपैथेटिक ड्राइव इंक्रीज हो जाएगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब नसें जो होंगी वो सिकुड़ने लगती हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, जैसे हम लोग सर्दी में एकदम एक्सपोज होते हैं वो देखते हैं। द परसिस्टेंट रिस्पॉन्स दैट कंटिन्यूज विद द स्ट्रेस, हमेशा हार्ट रेट इंक्रीज कंटिन्यूसली चल रही है, वेस्कुलेचर जो बॉडी का है, जो नसें हैं वो सिकुड़ रही हैं स्ट्रेस की वजह से, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन इस कंडीशन में इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो स्ट्रेस इनवेरिएबली कॉजेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। दैट इज वाई इट्स ऑफन सेड कि हम लोग को रिलैक्स रहना चाहिए, हम लोगों को डिस्ट्रेस होना चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, और एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को जितनी स्लीप की रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना चाहिए। आई थिंक स्ट्रेस कैन बी मैनेज वेरी वेल एंड प्रोबेबली दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और जैसे हमारे पेरेंट्स बोला करते थे कि भाई टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, और ये चीजें हैं, अपना लंच आपको डिले नहीं करना चाहिए यूजुअली, टाइम से वी शुड डू थिंग्स एंड देन वी शुड डू योगा एंड एक्सरसाइजेज लाइक दैट, जो de-stressing exercises. I think that we can include in our lifestyle and we can get good result. डॉक्टर मोहसिन, क्या आप रेगुलर हार्ट स्क्रीनिंग के इम्पोर्टेंस को समझा सकते हैं और लोगों को किस उम्र से स्क्रीनिंग करना चाहिए? देखिए, स्क्रीनिंग का जो रोल है वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन जनरल जो हेल्दी लाइफस्टाइल जिनकी है और कोई व्यसन नहीं करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी ठीक है जिनकी, तो उनको एटलीस्ट 40 के बाद में अपने कोलेस्ट्रॉल और HSCRP, ये जो प्रिडिक्शन वाले मार्कर्स हैं, ये कराना शुरू कर देना चाहिए। वहीं जो हाई रिस्क जिनका फैमिली हिस्ट्री में 45 से नीचे जिनको के घर में डेथ हो रही है, या फिर कोई कार्डियोमायोपैथी फैमिली में पहले से जानते हैं जिसके बारे में कि इसकी वजह से होता है, तो उन लोगों को तो आफ्टर 20 ही स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कुछ तो नॉन कॉमन डिसीज है, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, काफी सारे यंग एथलीट्स को ग्राउंड पे या जिम में करते करते उसकी वजह से सडन डेथ हो जाती, तो उन लोगों के लिए तो 18 साल के बाद में ही स्क्रीनिंग शुरू कर देना चाहिए।
उसकी जो भी रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन के साथ में। डॉक्टर पारितोष, सीपीआर क्या होता है और लोगों को हार्ट इमरजेंसीज के फेटल आउटकम्स को रोकने के लिए कैसे किया जाता है? So CPR is basically full form इसका होता है cardiopulmonary resuscitation, in which we are trying to save the heart and we are trying to pump as much of blood possible from the heart to the vital organs of the body, like the brain and the other organs of the body. So CPR तब करना पड़ता है जब when we see that we around us अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, so CPR अगर सडन कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे अगर कोई बाईस्टैंडर करता है तो इससे जो बंदा है जिसका अरेस्ट हुआ है उसकी सर्वाइवल के चांसेस 2 से 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। ओके, सीपीआर हम करते हैं बाय डूइंग चेस्ट कंप्रेशंस। इसका बहुत इलेबोरेट वो था मैकेनिज्म, बट बेसिकली व्हाट यू वांट टू डू इज दैट यू वांट टू कंप्रेस द चेस्ट to a minimum of at least 5 inches, and so that the blood starts pumping whatever blood is possible from the heart to the other organs of the body. CPR दो तरह से हो सकता है, one is only doing chest compressions, जिसमें आप सिर्फ chest compressions दे रहे हो and you are not doing any other respiratory maneuvers, and second way is that you are doing chest compression, along with that you are giving mouth to mouth respiration to the concerned person. So CPR अगर हमारे आज के सिनेरियो में बिफोर द मेडिकल हेल्प अराइव्स अगर बाईस्टैंडर अगर करता है तो इट कैन बी वेरी मच हेल्पफुल इन सेविंग द लाइफ ऑफ द कंसर्न पेशेंट, इन सेविंग द ब्रेन of the concerned patient from the lack of oxygen. So that is one of the greatest benefits of doing a CPR. And in the current scenario, all the bystanders, all the population should be taught as much as possible about the CPR. डॉक्टर किसले, सीपीआर से रिलेटेड मिथ्स के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। सीपीआर जैसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, हम लोग सीपीआर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आई थिंक जब हार्ट अटैक होता है तब जो फर्स्ट 50% जो केसेस में जो डेथ होती है वो फर्स्ट आवर में हो जाती है, एंड दैट हैपन्स बिकॉज एक टाइमली सीपीआर का ना मिल पाना। आमतौर पे जब हार्ट अटैक होता है तो दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। अनियमित होने के बाद वो दिल की धड़कन इस तरह की हो जाती है कि हार्ट जो होता है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। इट्स स्टिल वर्किंग बट इट्स नॉट प्रॉपरली वर्किंग। उसकी वजह से जो वो इनिशियल टाइम होता है वो हम काफी हद तक सीपीआर की साथ में बचाने की कोशिश कर सकते हैं। आउट ऑफ हॉस्पिटल अरेस्ट, जैसे डॉक्टर परितोष ने भी बोला कि जो आपके स्टैंड बाय हैं, जो बाय स्टैंडर हैं, अगर वो लोग सीपीआर टाइमली दे देते हैं तो किसी की जान बच सकती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति क्लास में है, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखा था, some certain young person was there, he was in a coaching class, he collapsed. क्या वो बच सकता था? मे बी बहुत चांसेस थे कि वो बच सकता था, बिकॉज ही माइट हैव एन अरिथमिया, उसके दिल की धड़कन अनियमित हो ही होगी। अगर उसके साथ में रहने वाले लोग सीपीआर के लिए ट्रेन होते तो वो उसको उसी वक्त सीपीआर दे सकते थे। उसका वो टाइम जो था, इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम था, उसको टाइड ओवर कर सकते थे जब तक उसकी हार्ट की धड़कन नियमित नहीं हो जाती। और दूसरे एक मिथ ये बोलते हैं सीपीआर के लिए कि एक व्यक्ति सीपीआर अकेला नहीं दे सकता, यू जस्ट नीड 2 पर्सन। इट्स नॉट नेसेसरी, एक व्यक्ति भी सीपीआर दे सकता है। बीच बीच में एक ब्रेक लेके तुरंत रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना, सांस देना मरीज को, और उसको बीच में हार्ट को पंप करना। तो ये सब चीजें कंटिन्यू हो सकती हैं। दूसरी एक ये बात है कि डिफिब्रिलेशन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो डिफिब्रिलेटर होते हैं वो आपका एयरपोर्ट्स वगैरह पर कई जगह पर अवेलेबल रहते हैं, और ये ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर होते हैं। आपको बस एक पैच लगाने होते हैं, और वो पैच जो होते हैं आपके ऑटोमेटिकली हार्ट की जो इरेगुलरिटी है उसको एनालाइज करके उसको शॉक देके उसको रिवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो इसकी मिथ होती है कि हम लोग कोई भी कॉमन व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, वो हर व्यक्ति यूज कर सकता है। उसमें वॉइस रिस्पॉन्स रहता है उसमें, एंड दैट कैन बी यूज वेरी वेल। मुझे लगता है कि अगर एक पूरा स्कूल का ग्रुप भी अगर एक एक्टिवेट हो जाता है तो मे बी हो सकता है हम लोग बहुत सब्सटेंशियल लाइफ बचा सकते हैं सीपीआर के जरिए। डॉक्टर मोहसिन, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने और रिस्क कम करने के लिए आप क्या स्ट्रेटजीज रिकमेंड करेंगे? जो स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम हार्ट रिस्क को कम कर सकते हैं, जिसके मामले में वेस्टर्न पॉपुलेशन यूरोप या अमेरिका की बहुत ज्यादा अवेयर है, जो हमारी पॉपुलेशन नहीं है, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वो लोग, हम इंडियन जीनोटाइप हाई रिस्क है, ऊपर से हमने वेस्ट वाली लाइफस्टाइल अपना ली है, तो हमारे पास डबल नेगेटिव में हम चले गए।
वहीं वेस्टर्न पॉपुलेशन जहाँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रही है वो पॉजिटिवली बेटर लाइफ हेल्थ की तरफ आ रहे हैं। हम अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, जिसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो किसी भी ड्रग से ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसमें खासकर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि डाइट एंड एक्सरसाइज, इन दो, अगर हमारी और डाइट सही हो जाए और हम एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, और थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा प्रॉपर रेस्ट को। तो रेस्ट जितना टाइम, जिस प्रॉपर स्लीप आवर्स जिसे कहते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ, जिसे मेंटल स्ट्रेस ना हो, टाइमली अगर सो जाएं, टाइमली खा लें और टाइमली एक्सरसाइज कर लें, ये तीन काम अगर कर लेंगे तो सबसे स्ट्रांग तो ये हो जाएगा। आप काफी कुछ मतलब मैक्सिमम आपका जो कार्डियक रिस्क है उससे इसी से कम हो जाएगा। और बाकी सेकेंडरीली हमें जो इंटरमीडिएट हार्ट चेकअप इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, इसके बावजूद भी अगर हम हेल्दी हैं भी हैं तो। खासकर इसमें सबसे आगे में रखेंगे एक HSCRP होता है, और डायबिटिक HbA1c, और कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ में जरूर एक सजेशन देना चाहेंगे कि जो उसकी लिमिट है वो इंटरनेशनल सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन ESC और लिपिड सोसाइटी ऑफ इंडिया, तीनों ने इसकी गाइडलाइन बहुत समझने की जरूरत है और फिजिशियंस को समझाने की भी जरूरत है। क्योंकि इसका जो लिमिट है कि भाई नॉर्मल कितना होता है, वो हर पेशेंट पॉपुलेशन और पेशेंट के रिस्क के हिसाब से बदलता रहता है। खासकर एलडीएल अगर आप हेल्दी हैं, कुछ नहीं है, तो शुड बी लेस देन 100। अगर आपको हार्ट डिसीज थोड़ी सी भी है तो लेस देन 70। अगर आपको हार्ट डिसीज ज्यादा है तो लेस देन 50। और इवन जो हाई रिस्क केसेस है, जिनको स्ट्रोक या अटैक ज्यादा हो रहे हैं, या फैमिली हिस्ट्री है, या स्मोकिंग इस टाइप की, उन जो ज्यादा इनको एक दो बार अटैक आ चुका है, या एंजाइना होता है, या इनके एंजियोग्राफी में कुछ डिसीज है, तो उनका लिए टारगेट जो रिकमेंडेड है वो लेस देन 30 है। तो ये टारगेट्स इस इस गाइडलाइन के इसके लिए लोगों को एजुकेट करना एक इम्पोर्टेंट है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम किस रिस्क कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। सिर्फ लैब रिपोर्ट्स पे नॉर्मल की रेंज में अपना कोलेस्ट्रॉल देख के सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। वो हर लेवल, हर पेशेंट सिनेरियो के हिसाब से बदलता रहता है। डॉक्टर पारितोष, इफेक्टिव हार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग और केयर के लिए लोग वेरेबल डिवाइसेस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं? So yeah, Srishti, a lot being talked right now about the wearable devices. So wearable devices जो अपने मार्केट में अवेलेबल है वो बहुत वैरायटीज में अवेलेबल है। वन इज द स्मार्ट वॉचेस। स्मार्ट वॉचेस काफी चीजें मेजर कर लेती हैं, लाइक द हार्ट रेट, द ब्लड प्रेशर, द ऑक्सीजन लेवल्स एंड द स्लीप पैटर्न्स एंड द एक्टिविटी लेवल्स। ओके, अदर पैटर्न ऑफ वेरिएबल डिवाइसेस आर द कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि हमारा 24 आवर्स ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं। एंड अदर वंस आर द एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स, जो कि 24 आवर्स हमारा ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। So these devices can be very easily adapted, and these are very helpful in today's scenario in monitoring the level of the activity in the management of the patients. So heart rate monitors can be used, and they can be used to detect some aberrant heart rate conduction defects, like किसी में अगर दिल की धड़कन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ रही है, किसी में दिल की धड़कन कम हो रही है, तो वो चीजें हम बहुत इजीली पकड़ सकते हैं with the help of heart rate monitors. सेकेंड इज दैट स्लीप पैटर्न्स हमको मालूम पड़ जाते हैं। कई लोगों में अगर रात को सोने के टाइम पे बहुत ज्यादा स्नोरिंग हो रही है, या फिर सोने के टाइम परेशानी हो रही है, लाइक स्लीप एपनिया अगर हो रहा है, तो वो ये स्लीप पैटर्न मॉनिटर्स भी काफी अच्छे तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज दैट द ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स। ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स 24 आवर्स के लिए यूज करते हैं, एंड इससे ये मालूम पड़ता है कि पर्टिकुलर पेशेंट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्लड प्रेशर कैसा रहा है, एंड किस टाइम पे उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा था, जिस हिसाब से हम उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयां टाइट्रेट कर सकते हैं। सेकंड इज दैट पेशेंट्स इनका ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं 24 आवर्स, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि भाई उस बंदे का ग्लूकोज किस टाइम पे ज्यादा बढ़ता है। इज इट आफ्टर द मील्स, और मील्स के बाद कितनी देर तक बढ़ा रहता है, या फिर उस पेशेंट का रात के सोने के टाइम पे शुगर लेवल्स कितने हो जाते हैं, जिससे हम प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकते हैं, और जो थेरेपी है उसको भी बहुत प्रॉपर्ली टाइट्रेट कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड थिंग इज दैट इन डिवाइसेस से हमें काफी सारा डेटा मिलता है, जिससे हमें अगर हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन और लार्ज पॉपुलेशन में डेटा मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन किस तरह की बीमारियां ज्यादा कॉमन है, उस पॉपुलेशन में हार्ट रेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसी हैं, या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसी हैं। अगर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कितना चला जा रहा है, ये सारा डेटा हमको मिलता है।
एंड रूटीनली पेशेंट भी काफ़ी यूज़ कर सकते हैं इन डिवाइसेस को इन द रूटीन एक्टिविटी, बिकॉज रिसेंटली अ फ्यू डिवाइसेस फ्रॉम द एप्पल, फ्यू वॉचेस ऑफ एप्पल वर FDA अप्रूव्ड, जिससे ये फॉर द डिटेक्शन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, जो कि एक हार्ट रेट की प्रॉब्लम होती है जिसमें दिल की धड़कन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये हार्ट रेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में बढ़ती है आफ्टर द एज ऑफ 60 to 65 ईयर्स। सो ये काफी हेल्पफुल है इन डिटेक्टिंग द एबनॉर्मल हार्ट रेट रिदम्स एंड रेगुलरिटीज। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट डिजीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने आज हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर्स ने बताया कैसे संतुलित आहार और एक्सरसाइज से आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर को आप दिखाएं और अपना ख्याल रखें। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।